हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो कल एक बड़ी अच्छी न्यूज़ थी। सिविल सर्विसेज का फाइनल रिज़ल्ट कल घोषित हुआ और अपने शहर लखनऊ का एक लड़का आदित्य श्रीवास्तव, जो फ़िलहाल आईपीएस की ट्रेनिंग कर रहे हैं हैदराबाद में, उनकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई। तो मुझे नहीं याद कि कब लखनऊ का कोई कैंडिडेट ऑल इंडिया रैंक 1 आया था। हो सकता आया हो, लेकिन मेरी याददाश्त में नहीं है। तो मैं एक चीज़ और सोच रहा था कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ये सोचते होंगे, यानी सपोज जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ, आप में से कई लोग सोचते होंगे कि सर हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये लास्ट ईयर एसएससी सीजीएल में आया है, ये लास्ट ईयर सीएचएसएल में आया है, ये सीपीओ में आया है, ये रिसेंट ईयर्स में आया, इतना क्यों, मतलब 1 घंटे के क्लास में कम से कम 50 बार बोल देते होंगे, ऐसा क्यों करते हैं ये। तो क्या हुआ कि कल मैं रात में उसका एक इंटरव्यू देख रहा था, आदित्य श्रीवास्तव का, जो उसकी AIR-1 आई है। तो इंटरव्यू में उसने एक जगह एक चीज़ बोली कि मैंने मॉक टेस्ट लगाने से ज़्यादा ध्यान इस बात पे दिया कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से मैं अपने आप को फेमिलराइज कर लूँ। मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए। तो अब मैंने वो वीडियो ढूंढा नहीं, मैं चाह रहा था वो आपको दिखाने के लिए कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वैल्यू मालूम पड़े कि क्यों आखिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना इतना ज़रूरी है। तो अगर मैं वीडियो कहीं, मुझे सपोज़ उसकी क्लिप मिल भी जाती तो मैं आपको यूट्यूब पे उसको अपलोड नहीं कर सकता क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ जाता। लेकिन मुझे एक चीज़ मिली एक जगह, मतलब जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य है कि नहीं, उसको बताने के लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देखिए, मैं ये आपको दिखाना चाह रहा था। देखिए, ये है रेप्यूटेड न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें ये आदित्य श्रीवास्तव हैं जिनकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई है। यूपीएससी भवन के सामने जब कभी इंटरव्यू देने गए होंगे उस समय उनकी फ़ोटो है। लेफ्ट एमएनसी जॉब, गिव अप क्रिकेट टू फुलफिल हिज आईएएस ड्रीम, हाउ आदित्य श्रीवास्तव टॉप्ड यूपीएससी एग्ज़ाम। तो अगर आप देखें, ये इनका इंटरव्यू है, ठीक है, और कि इन्होंने यहाँ सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से पढ़ाई करी और आईआईटी कानपुर। चलिए नीचे आइए, अगर आप यहाँ देखें, बैक टू लखनऊ, आदित्य स्किप्ड रेगुलर कोचिंग एंड रिलाइड मेनली ऑन टेस्ट पेपर्स एंड मॉक इंटरव्यूज. His strategy centered around solving previous year question papers and writing as many test papers as possible for the mains. मतलब उसकी जो पूरी स्ट्रेटजी थी वो किस पे थी? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने पे, और जितने ज़्यादा वो टेस्ट पेपर लिख सकता था उसके ऊपर, ठीक है। तो अब उन्होंने लिखा है कि ही स्किप्ड रेगुलर। मैं ये नहीं कहता कि आप भी रेगुलर कोचिंग अपनी स्किप करिए, कोचिंग की भी अपनी एक वैल्यू है, वो ज़रूर आप ज्वाइन करिए, लेकिन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसकी अपनी एक अलग ही वैल्यू होती है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो उसकी पूरी स्ट्रेटजी ही जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के ऊपर थी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अगर आपको अपनी सिलेक्शन तो लेना ठीक है, लेकिन अगर आपको अपनी रैंक अच्छी लानी है उसके लिए, ठीक है। तो ये मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का उसका जो इंटरव्यू है वो इसमें भी था, ये मुझे आज मिला पढ़ते समय, तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ठीक है। बताना चाह रहा हूँ कि कंपटीशन निकालने के लिए जो नॉलेज है वो तो ठीक है, अपनी जगह ज़रूरी है, बट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से को लगाना और उनसे जितनी ज़्यादा हो सके अपने आप को फेमिलियर करना, ये एक बात केवल सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए नहीं है, ये बात किसी भी एग्ज़ाम के लिए है, ठीक है। इवन आप क्लास 12th का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, अल्टीमेटली अगर आपको टॉप रैंकिंग लानी है, टॉप मार्क्स लाने हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को खूब ज़्यादा लगाना ही पड़ेगा और अच्छे तरीके से लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने देखा जो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा नहीं लगाते हैं और उनकी नॉलेज बहुत अच्छी होती है, तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि उनको एग्ज़ाम सेंटर में जब वो बैठते हैं तो उनको एक अलग तरीके की एंग्जाइटी हो जाती है, मतलब टेंशन हो जाती है। अरे टाइम कम है, ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, ये कॉम्प्रहेंशन बहुत बड़ा है।
लेकिन जब आपने दिमाग को इतनी बार उसी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा देंगे, तो आपके माइंड को जब आप एग्ज़ाम में कंप्यूटर के सामने बैठेंगे तो लगेगा ही नहीं कि ये कोई काम पहली बार, 8वीं बार, 10वीं बार हो रहा है। ठीक है, 500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा चुके हैं। माइंड को कोई भी चीज़ अनफेमिलियर लगी नहीं रही है, उसको लग रहा है तो काम मैंने रोज किया हुआ है, मैं अभी भी करूँगा। मुझे याद है पिछले साल एक लड़की थी जो सिविल सर्विसेज में, जिसकी बहुत अच्छी रैंक आई थी, और उसके पिछले साल उसका आईपीएस में हुआ था। उत्तराखंड की है वो, काफ़ी गरीब परिवार से, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा है। उससे जब ये पूछा गया कि जब आपने इंटरव्यू दिया यूपीएससी में, तो आप कैसा, अपने आप को असहज महसूस तो नहीं कर रही थी? इंटरव्यू पैनल के सामने इतने सीनियर लोग थे। तो उसने बोला कि सर, मैंने दिल्ली में इतने ज़्यादा इंटरव्यूज़, मॉक इंटरव्यूज़ दे दिए थे कि जब मैं इंटरव्यू यूपीएससी भवन में इंटरव्यू देने गई तो मुझे ऐसा लगा कि मैं एक मॉक इंटरव्यू तो दे रही हूँ। तो मतलब बात सिर्फ रिटन एग्ज़ाम की या कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम की नहीं है, बात इंटरव्यू में भी वही चीज़ है कि आप अपने आप को इतना ज़्यादा फेमिलराइज कर लो कि आपके माइंड को वहाँ पर कोई एंग्जाइटी महसूस ना हो। तो ये जस्ट, मैं कल एक आदित्य श्रीवास्तव का इंटरव्यू चल रहा था एक चैनल पे, तो उसको देख रहा था, तो मुझे एक बात की छोटी सी ध्यान आई कि मतलब आप लोगों को मैं किसी न किसी दिन ये डिस्कस करके बताऊं कि आखिर मैं क्यों इतना ज़्यादा हर क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सीपीओ में आया, ये 2022 में आया, ये 2023 में आया, इतना क्यों करता रहता हूँ? क्योंकि मुझे उसकी वैल्यू मालूम है। ठीक है, नॉलेज जो है वो आता है। एक लैंग्वेज है, सपोज इंग्लिश, मतलब समुद्र के बराबर है। मतलब अगर आज मैं अपने आप को इंग्लिश का टीचर कहता हूँ तो मुझे 0.000001% भी इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज नहीं है। कोई टीचर है जो पिछले 15 साल से पढ़ा रहा है, उनको शायद 1% की भी नॉलेज नहीं होगी। मतलब कोई तो नॉलेज आप पूरी ज़िंदगी भी लेते रहेंगे तो कम है। ज़रूरत इस बात की है कि आप नॉलेज लेने के बाद उसको अप्लाई कैसे करते हैं, और अप्लाई करना सीखना कैसे आएगा? जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए, तो कल हमने अपना एक शुरू किया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हमने कल एक 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करे थे जो प्रीवियस ईयर सीजीएल और सीएचएसएल में आए थे। और क्लास शुरू करने के पहले मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया था कि एक्चुअली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। मैंने आपको कल ये बताया था क्लास शुरू होने के पहले कि जब आप किसी एक सेंटेंस को रिप्लेस करते हैं किसी एक वर्ड से बिना उसके मीनिंग को चेंज किए हुए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अ ग्रुप ऑफ पीपल वॉचिंग अ क्रिकेट मैच इन अ स्टेडियम, एक लंबा सेंटेंस हो गया। इसको अगर एक वर्ड में बोले तो क्या होगा? स्पेक्टेटर्स। ठीक है, नर्वसनेस एंड टेंशन व्हेन विच अ पर्सन फेसेस, एक वर्ड में क्या बोलेंगे इसको? एंजाइटी। तो जब आप किसी एक लंबे सेंटेंस को बिना उसका मीनिंग चेंज किए हुए एक वर्ड में रिप्लेस कर देते हैं तो उसको बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कल हमने 10 किए थे, आज हम और 10 वर्ड करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो इस तरीके से जब हम ये कर लेंगे तो हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो लेसन 1 है, जो कल पार्ट 1 किया था हमने और आज पार्ट 2 कर रहे हैं, ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। तो अब हम लोग आज अपना पहला वर्ड करते हैं। इस वर्ड, जो ये वर्ड है, ये है सैबोटेज, इसको सैबोटाज भी बोलते हैं, और ये है विलफुल डिस्ट्रक्शन। विलफुल डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? विलफुल का मतलब होता है जानबूझकर। ठीक है, और डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश। तो जानबूझकर विनाश किया गया उसको बोलते हैं सैबोटाज, यानी कि तोड़फोड़ करना, विनाश करना, किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, ये सीजीएल टीयर 2 2023 में पूछा गया है। ठीक, इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? द मेन पाइपलाइन सप्लाइंग वाटर वॉज सैबोटेज्ड बाय नक्सलाइट्स। जो मेन पाइपलाइन थी जो पानी की सप्लाई करती थी, उसकी तोड़फोड़ की गई या उसका जानबूझकर विनाश किया गया। किसके द्वारा? नक्सलाइट्स के द्वारा।
ठीक है, सैबोटाज्ड बाय नक्सलाइट्स। ठीक, तो विलफुल डिस्ट्रक्शन का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, सैबोटाज। ठीक है, जानबूझकर किसी चीज की तोड़फोड़ करना। ठीक है, जानबूझकर, सैबोटाज मतलब जानबूझकर तोड़फोड़ करना। अगला ये हो गया हमारा पहला सेंटेंस। ठीक है, अगला है मर्डर ऑफ एन इन्फेंट। मतलब इन्फेंट मतलब बहुत ही छोटा बच्चा, बिल्कुल बहुत ही छोटा, ठीक है, उसका मर्डर करना। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, इन्फेंटिसाइड। ठीक है, इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है शिशु हत्या। ठीक है, तो किसी छोटे से बच्चे का, बहुत छोटे से बच्चे का मर्डर करना, उसको बोलते हैं इन्फेंटिसाइड, शिशु हत्या। अब यहाँ ध्यान देखिए, जो साइड है, साइड का मतलब ही होता है कि समवन और समथिंग दैट किल्स, सुसाइड, या हम लोग एक चीज और बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड इसकी हिंदी क्या होती है, कीटनाशक, जो हम लोग फसलों में छिड़कते हैं ना। तो साइड से ही देखिए हर चीज बन रही है। ठीक है, इन्फेंट माने बच्चा बहुत छोटा, और साइड माने उसकी मृत्यु। तो शिशु हत्या इन्फेंटिसाइड होता है। ठीक है, ये भी सीजीएल टीयर, अच्छा ये टीयर 1 में पूछा गया है 2022 में, और ये ऊपर वाला था टीयर 2 2023 में। मेंटल हेल्थ इश्यूज प्लेज अ रोल इन केसेस ऑफ इन्फेंटिसाइड। तो ये सेंटेंस हम यूज कर रहे हैं इन्फेंटिसाइड को। ठीक है, कि जो मानसिक स्वास्थ्य है वो, या मानसिक स्वास्थ्य के जो मुद्दे हैं वो एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं किसमें, इन्फेंटिसाइड में। ठीक है, तो इतना मतलब बेकार का कृत्य कौन करेगा, जिसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। ठीक है, वही कर सकता है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इस तरह के बेकार के वर्ड्स पूछते ही क्यों हैं। मतलब ये इस तरह के, तो मुझे तो ये वर्ड ही सुन के अच्छा नहीं लग रहा। चलिए, स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी। स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी, स्ट्रॉन्ग का मतलब हो गया कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा हो, प्रबल हो, बहुत ज़्यादा, ठीक है, ताकतवर हो। और हॉस्टिलिटी का मतलब क्या होता है, हॉस्टिलिटी का मतलब होता है बैर, द्वेष, शत्रुता। तो स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी मतलब प्रबल शत्रुता या बहुत बड़ा बैर। इसको क्या इसका एक वर्ड क्या होता है, एनिमोसिटी। ठीक है, एनिमोसिटी का मतलब होता है द्वेष या प्रबल शत्रुता। ठीक है, इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, द एनिमोसिटी बिटवीन द नेबर्स मेड फॉर एन अनकंफर्टेबल एटमॉस्फियर। जो पड़ोसियों के बीच जो शत्रुता थी या दुश्मनी थी, उसके कारण क्या हो गया, जो एटमॉस्फियर था यानी कि जो माहौल था वो अनकंफर्टेबल हो गया, असहज हो गया। ठीक है, द एनिमोसिटी बिटवीन द नेबर्स मेड फॉर एन अनकंफर्टेबल एटमॉस्फियर, मतलब कि जो प्रबल शत्रुता थी नेबर्स के बीच में, उसके कारण जो एटमॉस्फियर था वो कैसा हो गया, अनकंफर्टेबल हो गया। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था सीजीएल टीयर 1 2022 में। अगला है, ये हो गया हमारा थर्ड। ठीक है, अगला है टू कीप पोस्टपोनिंग डूइंग अ टास्क लेटर बिकॉज यू आर लेजी। मतलब किसी व्यवसाय को या किसी कार्य को आप उसको टाल रहे हैं, क्यों, क्योंकि आप लेजी हैं, आलसी हैं। ठीक है, तो किसी कार्य को आलस्य के कारण बार बार टालते रहना, उसका एक वर्ड होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में उसके लिए पूरा एक वर्ड है, उसको बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है टालना। ठीक है, सीजीएल टीयर 1 2022, इफ यू प्रोक्रेस्टिनेट यू विल मिस द असाइनमेंट सबमिशन डेडलाइन। यदि आप प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, यदि आप चीज़ों को टालेंगे, तो आप जो डेडलाइन है यानी कि जो अंतिम अवधि जिसको बोलते हैं, वो असाइनमेंट सबमिशन की अंतिम अवधि को मिस कर जाएंगे। यू विल मिस द असाइनमेंट सबमिशन डेडलाइन। ठीक है, तो प्रोक्रेस्टिनेट मतलब कि किसी चीज़ को बार बार टालते रहना, क्योंकि आप, मतलब मुख्यतः मेनली आप लेजी हैं इस वजह से। ठीक है, ये हो गया फोर्थ। अगला हमारा सेंटेंस है अ परफेक्शनिस्ट। अ परफेक्शनिस्ट का मतलब होता, परफेक्शन का मतलब होता है पूर्ण करना। ठीक है, परफेक्शन का मतलब होता है पूर्ण करना।
और परफेक्शनिस्ट का मतलब होता है, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, पूर्णतावादी। तो परफेक्शनिस्ट कौन होता है? परफेक्शनिस्ट वो व्यक्ति होता है जो किसी कार्य को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से करे, जब तक वो कार्य उसकी हिसाब से बिल्कुल परफेक्शन ना हो जाए। जैसे कहा जाता है कि आमिर खान इज़ अ परफेक्शनिस्ट, मतलब वो किसी पर्टिकुलर सीन में जब एक्टिंग करते हैं तो वो उसको इतनी बार करते हैं जब तक उनको अपने हिसाब से वो संतुष्ट नहीं हो जाते, उसको एक करते रहते हैं। तो जनरली कहा जाता है कि आमिर खान इज़ अ परफेक्शनिस्ट। ठीक है, तो परफेक्शनिस्ट का एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? मेटिकुलस। मेटिकुलस मतलब कोई काम जब आप सूक्ष्मता से करते हैं, बहुत बारीकी से करते हैं, ठीक है, दिस वर्क इज मेटिकुलसली डन, मतलब बहुत ही बारीकी से और बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है, उसमें छोटी सी छोटी बात का भी ध्यान रखा गया है, उसको बोलते हैं मेटिकुलस। ठीक है, इसका जैसे सेंटेंस में हम कैसे यूज करेंगे, द बुक इज द रिजल्ट ऑफ ईयर्स ऑफ मेटिकुलस वर्क, मतलब ये जो पुस्तक है ये वर्षों के गहन परिश्रम का परिणाम है। ठीक है, ये जो पुस्तक है, दिस बुक इज़ द रिजल्ट ऑफ, ये जो पुस्तक है ये परिणाम है बहुत सारे वर्षों का, किसका? मेटिकुलस वर्क, बहुत ही गहन परिश्रम किया गया है इस पुस्तक के पीछे। ठीक है, तो मेटिकुलस का मतलब मेटिकुलस जो है उसका मतलब क्या होता है? सूक्ष्म या बारीकी से, या बहुत ही किसी काम को बहुत ही बारीकी से करना, बहुत ही गहन कार्य करना, उसको बोलते हैं मेटिकुलस। ठीक है, ये भी CGL Tier 1 में 2022 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 5th। चलिए, अब अगला हमारा है अ पर्सन हैविंग सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस इन एन ऑक्यूपेशन, एक व्यक्ति जिसको किसी व्यवसाय में या किसी कार्य में बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत लंबा अनुभव है, उसको क्या बोलते हैं? इसके लिए एक वर्ड होता है, वो वर्ड क्या होता है? वेटरन। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति ने आर्मी में बहुत ज़्यादा काम कर लिया, उसको भी हम वेटरन बोलते हैं ना, ही इज़ एन आर्मी वेटरन, या इज़ अ वेटरन भी कोई कहता है सिर्फ वेटरन, तो उसका मतलब निकला जाता है कि मतलब ही हैज़ वर्कड इन आर्मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसने बहुत सालों तक आर्मी में काम किया। ठीक है, तो वेटरन का मतलब क्या होता है? अनुभवी, कुशल, दक्ष। जब आप किसी कार्य में बहुत अनुभवी होते हैं, किसी कार्य में बहुत कुशल होते हैं, किसी कार्य में बहुत दक्ष होते हैं, तो आप क्या कहते हैं? ही इज़ अ वेटरन। ठीक है, इसे इसका सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे ताकि आपको हम ये बात बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो मतलब आपने देखा होगा, चाहे वो इडियम्स एंड फ्रेजेस हो, वोकेबलरी हो, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, मैं हमेशा ये इंसिस्ट करता हूँ कि आप उसको सेंटेंस में यूज़ करना जरूर सीखें। सचिन तेंदुलकर इज़ अ क्रिकेट वेटरन हु लव्स टू कोच यंग क्रिकेटर्स। सचिन तेंदुलकर एक बहुत ही अनुभवी क्रिकेटर है, बहुत ही कुशल क्रिकेटर है, जिसको अच्छा लगता है जो यंग क्रिकेटर्स हों उनको कोच करना। ठीक है, उनको कोच करना उसको बहुत, किनको? सचिन तेंदुलकर को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो एक क्रिकेट वेटरन है। ठीक है, तो वेटरन का मतलब हो गया अ पर्सन हैविंग सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस इन एन ऑक्यूपेशन। तो सचिन तेंदुलकर को बहुत साल उन्होंने क्रिकेट खेली, क्रिकेट को बहुत चाहते हैं वो, और बहुत ही अच्छे रहे हैं वो क्रिकेट खेलने में, तो ही इज़ अ क्रिकेट वेटरन। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो गया? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नंबर 6th, और ये भी Tier 1 2022 में आया हुआ है। नेक्स्ट है समथिंग दैट इज कैपेबल ऑफ बीइंग अकम्प्लिश्ड, मतलब कुछ ऐसा जो पूरा करने में सक्षम हो या संभव हो। ठीक है ना, अकम्प्लिश मतलब जिसको पूरा किया जा सके, कैपेबल मतलब जिस काम को करने में कोई चीज़ संभव हो, उसका एक वन वर्ड क्या होता है? फीजिबल। ठीक है, फीजिबल मतलब संभव या सक्षम। ठीक, तो जब आप किसी चीज़ को कार्य करने में कोई कार्य जो है फीजिबल होता है, तो हम ये बोलते हैं ये कार्य संभव है। ठीक है, ये भी CGL Tier 1, CGL मतलब कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन SSC का जो होता है, उसमें Tier 1 2022 में पूछा गया है। ठीक है, अच्छा, इसका सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? ड्राइविंग विद योर आईज क्लोज्ड इज नॉट फीजिबल, मतलब अपनी आंखें बंद करके ड्राइव करना संभव नहीं है। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल भी है, आई डोंट थिंक द मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट्स आर
फाइनेंशियली फीजिबल इन स्मॉलर टाउन्स। मैं नहीं समझता कि जो मेट्रो ट्रेन के प्रोजेक्ट्स हैं वो बड़े शहरों के लिए फाइनेंशियली फीजिबल हैं। मतलब फाइनेंशियली संभव नहीं है। मतलब आप मेट्रो प्रोजेक्ट में पैसा तो लगा के मेट्रो तो खड़ी कर देंगे, लेकिन उससे आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि स्मॉलर टाउन्स के लिए मेट्रो जनरली नहीं होती है। अब आप चाहें कि सपोज एक छोटा टाउन है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं सीतापुर, अगर आप उसमें मेट्रो चलाएंगे तो शहर ही बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। लोग जो लोकल ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, जैसे ई रिक्शा है या विक्रम है, जो टेम्पो होता है, उससे चलना पसंद करेंगे, ठीक है ना। तो वो फाइनेंशियली फीजिबल नहीं है, मतलब आर्थिक रूप से ही संभव नहीं है। संभव मतलब आर्थिक रूप से वो फीजिबल नहीं है, ठीक है, उसमें रिटर्न नहीं आ पाएगा। क्लियर? तो फीजिबल मतलब संभव या सक्षम। तो ये हो गया हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नंबर 7। अगला है द प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन बाय अ विल। मतलब एक्चुअली ये सिर्फ प्रॉपर्टी के बारे में ही नहीं होता, ये और भी चीज़ों के बारे में होता है जो किसी व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई है, जैसे सपोज रेपुटेशन, ठीक है। तो द प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन बाय अ विल मतलब वसीयत, विल मतलब वसीयत, वसीयत द्वारा किसी को छोड़ी गई विरासत, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, इसका एक वर्ड होता है, उसे क्या बोलते हैं? लेगेसी। लेगेसी मतलब होता है कोई परंपरा या कोई वसीयत या कोई संपदा, ठीक है। तो इसका मतलब लेगेसी का मतलब केवल आप संपदा से मत लीजिएगा, लेगेसी का मतलब परंपरा भी होता है, ठीक है। मतलब जैसे कहते हैं ना, लीव अ लेगेसी वेयर एवर यू वर्क, मतलब जहाँ भी आप कहीं कार्य करें वहाँ एक लेगेसी छोड़ के जाएं, लोग याद करें कि हाँ भाई वो था, उसने बड़ी मेहनत से काम किया था, ठीक है ना। तो लेगेसी मतलब कोई परंपरा या कोई वसीयत के द्वारा छोड़ी गई संपदा, ठीक है। तो इसका सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? दो हिज फैमिली हिस्ट्री वॉज फुल ऑफ वायलेंस, हालांकि उसका पारिवारिक इतिहास हिंसा से भरा हुआ था, he was determined to make his own legacy, ठीक है। वो दृढ़ था अपनी खुद की विरासत बनाने के लिए, अपनी खुद की लेगेसी बनाने के लिए, ठीक है। अपनी खुद की क्या बनाने के लिए? लेगेसी बनाने के लिए। सपोज कोई व्यक्ति है, गांव में रह रहा है, उसके यहाँ जमीन का विवाद हो रहा है, ठीक है, पारिवारिक विवाद चल रहे हैं, लड़ाई चल रही है, वो चाहता है कि मैं शहर जाऊं, एक अच्छी मुझे नौकरी मिले, मेरा परिवार एक अच्छे तरीके से सेटल हो और मैं इन सब से बाहर निकल के अपनी एक लेगेसी बनाना चाहता हूँ, यानी अपनी एक परंपरा बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो लेगेसी मतलब परंपरा या वसीयत या संपदा कोई जो छोड़ के जाता है, ठीक है। CGL Tier 1 2022 में ये भी आया हुआ है, ठीक। चलिए एन एक्सेंट्रिक मैनर ऑफ लिविंग, मतलब जीवन जीने का ऐसा ढंग जो कि नॉर्मल ना हो। नॉर्मल मतलब जो पारंपरिक, यानी कि जो परंपरा से हट के हो, ठीक है, उसको बोलते हैं, उसके लिए एक वर्ड होता है बोहेमिया, ठीक है। बोहेमिया, उसका हिंदी क्या होती है कि जीने का विलक्षण ढंग या परंपरा से हटकर जब कोई जीवन जीता है, या जीवन जीने की जो शैली होती है, जीवन जीने की शैली, उसको बोलते हैं बोहेमिया, ठीक है। When he was a film star, he led a bohemia life. जब वो एक फिल्म स्टार था तो उसने एक बोहेमिया टाइप की लाइफ जी, मतलब उसके जो जीवन जीने का जो ढंग था वो औरों से अलग था, बहुत विलक्षण टाइप की ज़िंदगी जीता था। कब? जब वो एक मशहूर फिल्म स्टार था, ठीक है। तो एन एक्सेंट्रिक मैनर ऑफ लिविंग, जीवन जीने का विलक्षण तरीके से जीवन जीने का ढंग, उसका जो एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? बोहेमिया, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा हो गया 8th और ये हो गया 9th, ठीक है। CGL Tier 1 2022 में ये भी पूछा गया है। चलिए, अब हमारा आज का लास्ट है
वन हु डज समथिंग नॉट प्रोफेशनली बट फॉर प्लेजर। कोई ऐसा व्यक्ति जो उसको किसी कार्य को प्रोफेशनली नहीं करता है बल्कि आनंद कर के लिए करता है। ठीक है, उस कार्य को कैसे करता है? आनंद के लिए करता है, शौकिया करता है, उसको बोलते हैं क्या? उसके लिए एक वर्ड क्या होता है? एमेच्योर। ठीक है, तो कोई व्यक्ति किसी कार्य को प्रोफेशनली नहीं करता बल्कि केवल आनंद के लिए करता है, उसको तो एमेच्योर बोलते हैं। लेकिन एमेच्योर अनुभवहीन को भी बोलते हैं। जो व्यक्ति किसी कार्य में प्रोफेशनल नहीं है, जिसको उस काम का अनुभव नहीं है, उसको भी एमेच्योर बोलते हैं। ठीक है, और कोई व्यक्ति किसी कार्य को प्रोफेशनली नहीं कर रहा है, शौकिया कर रहा है, उसको भी एमेच्योर बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और ये भी सीजीएल टीयर 1 2022 में पूछा गया है। ठीक है, इसका सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? ही वॉज एन एमेच्योर सिंगर अंटिल द एज ऑफ 40। जब तक वो 40 साल की एज तक वो एक एमेच्योर सिंगर था, मतलब वो प्रोफेशनली नहीं गाता था, ऐसे ही गा लेता था। अंटिल द एज ऑफ 40 व्हेन ही टर्न्ड प्रोफेशनल, बस 40 साल के बाद वो प्रोफेशनली गाने लगा। तो एमेच्योर सिंगर का मतलब ऐसा सिंगर जो अपने गाने के लिए कहीं से सपोज उसको प्रोफेशनली नहीं गाता था, मतलब गाने के लिए पैसे नहीं लेता था, उसको एज अ कार्य नहीं समझता था, उसको एज अ अपना प्रोफेशन नहीं समझता था। ठीक है, तो उसका मतलब वो शौकिया गाता था। ठीक है, तो वो एमेच्योर सिंगर था, लेकिन उसके बाद में वो क्या हो गया? प्रोफेशनल हो गया। ठीक है, तो एमेच्योर का एक दो बार एंटोनिम भी पूछा गया है, तो एमेच्योर का एंटोनिम क्या हो गया? प्रोफेशनल। ठीक है, क्योंकि एमेच्योर व्यक्ति जो है वो अनप्रोफेशनल, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ स्किल। क्लियर? तो चलिए, ये हमारा हो गया आज का आखिरी 10। कल भी हमने पार्ट 1 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में 10 किए थे और आज ये हमने जो बचे हुए अपने 10 कर लिए, तो टोटल 20 हो गया। तो आज हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का लेसन 1 ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आज हम लोग जल्दी से देखते हैं कि हमने कौन से 10 वर्ड किए। सैबोटाज, इन्फेंटिसाइड, एनिमोसिटी, प्रोक्रास्टिनेट, मेटिकुलस, वेटरन, फिजिबल, लेगेसी, बोहेमिया और लास्ट था एमेच्योर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट कल तो शायद नहीं, लेकिन परसों एक दिन छोड़ के मैं एक किसी और टॉपिक पे एक दूसरा कोई कोशिश करूँगा, एक प्रोफेशनल वीडियो इसी टाइप का बनाऊं और उसको अपलोड करूं। ठीक है, तो हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ बने रहे। और हमने अब ये 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो 2022-2023 में सीजीएल में पूछे गए हैं, इनको कर लिया है। और अपना नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा उसमें भी हम 2022-23 के बचे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।